चलिए, अब जो हम लोग देखेंगे वो दादा भाई नौरोजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए, इनको जो है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बहुत फर्स्ट है, तो बहुत काम फर्स्ट फर्स्ट किए हैं ये। और ये इनका काल कब से कब है, जीवन काल? तो 1825, 1825 से लेकर के 1917। एंजॉय कीजिए स्टडी को, एकदम एंजॉय कीजिए। ठीक है, एकदम खूब पढ़िए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लगेगा ही, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पारसी फैमिली, बॉम्बे। किस फैमिली से आते थे? पारसी फैमिली, फैमिली से ये आते हैं। ठीक है, बॉम्बे। अच्छा, पारसी से याद आ गया, पारसियों की संख्या बहुत कम गई है। ठीक है, उनका फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, और लगभग 100 फैमिली हैं, 100 या 102 फैमिली हैं, इवन लेस देन 100 है। तो उसके लिए एक योजना है, गवर्नमेंट लाई है, उसका नाम है जियो पारसी। जियो पारसी, पारसी योजना। भारत कितना अच्छा देश है, छोटा से छोटा कम्युनिटी जो है, जो गायब होने के कगार पे है, चाहता है कि उसको बचाएं। जियो पारसी योजना। आप फर्टिलिटी बढ़ाइए ताकि आपका संख्या कमे नहीं। इंडिया इज इट सेल्फ एन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। भारत अपने आप में क्या है? एक दुनिया है। पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, भारत को अगर बच गया तो क्या हो जाएगा? सारा का सारा धर्म, रिलीजन जो है, सारा का सारा जो आपका लोग, गोरा काला सब मिल जाएंगे। द्रविडियन को देखेंगे, साउथ इंडियन को, तो थोड़ा श्यामला होंगे वो। ठीक है, अगर हम आ जाएंगे नॉर्दर्न इंडिया में आ जाएंगे, तो हाँ, अनेक कलर आपको मिल जाएगा, श्यामला भी मिल जाएगा, गोरा भी मिल जाएगा, सब लोग मिल जाएगा। तो कलर भी आपको तरह तरह का मिल जाएगा। अगर आप चले जाएंगे चाइनीज टाइप का, नागालैंड से ऊपर सिक्किम उक्किम चले जाएंगे आप, अरुणाचल, तो हाँ, आपको उस तरह के लोग भी दिखेंगे, एक जैसे सब लोग दिखेंगे आपको। ठीक है, बौद्धिज्म आपको मिल जाएगा, जैनिज्म मिल जाएगा, सारा रिलीजन, हिंदुइज्म मिल जाएगा, ऑब्वियसली इस्लाम मिल जाएगा, सब लोग आपको मिल जाएगा, गुरु नानक जी का मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आपको सारा धर्म मिल जाएगा, यहाँ पे सारे तरह के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया यही हमारा है। ठीक है, तो जियो पारसी, भारतीय सरकार जो है, वो अपने डाइवर्सिटी को कैसे खो सकती है, उसको मेंटेन रखने के लिए छोटे से छोटे कम्युनिटी पे ध्यान देती है जियो पारसी। ठीक है, तो ये होता है, बहुत सारे ट्राइब्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको लिस्ट में डालती है। ठीक है, तो उसको भी क्या है, स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, ताकि उनका जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। कहीं इनर लाइन परमिट लेना होता है, अगर उसके जिला में जाते हैं, तो क्या होता है, इनर लाइन परमिट लेना होता है। ठीक है, असम में घुसेंगे आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। तो क्यों? ताकि उसके कल्चर के साथ जो है, उनके कल्चर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करें। उनका अपना ऑटोनोमी है, अपने कल्चर पे, वो अलग बात है कि उनकी संख्या कम है, वो समय के साथ जो है वो मॉडर्नाइज नहीं हुए। मॉडर्नाइज नहीं भी होना डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का एक तरीका है कि नहीं? तो आइए दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। ठीक है, अब आते हैं यहाँ फर्स्ट, किसमें किसमें फर्स्ट है ये, किसमें? बहुत कुछ है फर्स्ट इंडियन, किसमें भैया?
तो देखिए किसमें है, प्रोफेसर, पहला प्रोफेसर, प्रोफेसर किसमें, एट एल्फिंस्टन कॉलेज, कहाँ, बॉम्बे, बॉम्बे नगरिया तू देख बबुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इंडियन है क्या, मेंबर, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का, कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड एक होता है, जैसे हमारा राज्यसभा होता है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर हाउस। तो वहाँ राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इंडिया में भी वही होता है ना, उनका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कल्चरल से जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो उनका कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा में क्या होता है, कॉमन पीपल, लोग, ठीक है। वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट इज, वेयर इज माई कर्सर, हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। फिर और क्या फर्स्ट है वो, मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन, मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन किस लिए बना था रॉयल कमीशन, हमको जानना हर चीज जरूरी है। जहां पे लगता है ये रॉयल कमीशन क्या है, एक्सपेंडिचर को देखने के लिए कि खर्च कितना हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो टू नो, या इंक्वायर, इंक्वायर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, या इंडियन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, बहुत एक्स्ट्रावेजेंट था, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था इंडियन एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो इसको इंक्वायर करने के लिए रॉयल कमीशन बैठा था, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट टू मेक द इंडियन नेशनल इनकम एस्टिमेट, फर्स्ट आदमी है जो क्या किए थे, नेशनल इनकम को एस्टिमेट किए थे, टू मेक, ठीक है, इंडियन नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एस्टिमेट, नेशनल इनकम, इनकम एस्टिमेट, एस्टिमेट, ठीक है। तो ये पहला भारतीय थे जो इतना काम किए। क्या इनसे पहले सब बैठे हुए थे, ऐसा बात नहीं था, ये एजुकेटेड थे, ठीक है, इनके पास अनुभव की कमी नहीं थी, तो ये इस पे काम करते थे। और ऐसे भी पारसी जो है वो शांति प्रिय समुदाय है, उनको शांति चाहिए, पढ़े लिखे तभी तो होगा, शांति प्रिय लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। ऐसे भी देखिएगा जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं होता है, बस पढ़ाई करते हैं। हाँ, उनका योगदान रहता है सोसाइटी में, उनका साइंस में, खोज में, अलग अलग जगह पे उनका योगदान रहता है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा से मतलब वो नहीं रखते, समाज के अन्य चीज़ों से वो उतना लेखा जोखा तोल मोल नहीं करते हैं, ठीक है। वर्क इनका क्या है, अब इतना फर्स्ट है तो इनका कुछ काम भी होगा। क्या काम है भाई इनका, क्या लिखे हैं, तो इनका बुक है पोवर्टी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बुक लिखे वो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। वो सर्वे कराए हैं दादा भाई नौरोजी, ही मेक, ही मेड सर्वे, सर्वे, ठीक है, ऑफ क्या है, किसका सर्वे, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। और क्या पाए सर्वे में,
सर्वे में पाते हैं कि भारतीय लोगों का जो पर कैपिटा इनकम, एक्चुअली बॉम्बे में कराए थे, बॉम्बे प्रोविंस में कराए थे, तो उनको मिला था 22 रुपया। कहाँ पे? वो बॉम्बे प्रोविंस। छोटा था क्या? नहीं। तो 22 रुपया, जबकि होना क्या चाहिए था उनके अनुसार से? इट शुड बी या इट वुड बी, क्या होना चाहिए था? 34 रुपया। आप समझ सकते हैं 22 रुपया कितना कम था। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि बहुत लो है, एक्सट्रीमली लो है। ब्रिटिश क्या हालत कर दिया था हमारे लोगों को, हमारे भारतीय लोगों को क्या हाल किया था। ठीक है, और ये सर्वे किस पीरियड में किए थे? सर्वे कोई पीरियड का होता है, 1867 टू 70, 1867 से 1870 के बीच में ये सर्वे हुआ था। इनका एक फेमस थ्योरी है ड्रेन थ्योरी। इनका एक फेमस थ्योरी क्या है? ड्रेन थ्योरी, द ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी। ठीक है, चलिए ड्रेन थ्योरी भी हम देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे भाई। ठीक, इसीलिए तो यहाँ पे हैं हम। ड्रेन थ्योरी उनके अनुसार से ही फेल्ट दैट अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड, वो कहते हैं अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, इंडिया हैड, इंडिया हैड, ठीक है, लोल्डिएस्ट, इंडिया हैड द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जब लाते हैं तो उसके आगे द आता है। ठीक है, लॉर्डिएस्ट, एकदम महाराजा वाला, लॉर्डिएस्ट एंड कोस्टलीएस्ट, एंड कोस्टलीएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो शब्द यूज किए थे। एडमिनिस्ट्रेशन उनके अनुसार से लॉर्डलीएस्ट और कोस्टलीएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, पूरे दुनिया में, इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा मजा वही लोग मार रहा था जो भारत पे राज कर रहा था। ठीक है, he thought that extravagant cost of British administration, वो बोलते हैं he thought that extravagant cost of British administration, British administration had a disastrous effect, disastrous effect on the Indian economy, Indian economy, भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा खर्च किया वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। स्वाभाविक बात है, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन शुड भी क्या होना चाहिए? इफिशियंट होना चाहिए, खास करके कोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी निकला है ना फेसलेस या कुछ भी, तो टैक्सेशन चार्टर जो है वो क्या करता है कि टैक्स को कलेक्ट करने में, कैनन ऑफ टैक्सेशन, एडम स्मिथ भी जो दिए वो भी यही बात बोलते हैं। कैनन ऑफ टैक्सेशन में क्या बोलते हैं कि कैनन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, बहुत कम खर्च में आप टैक्स कलेक्ट कर लें। पता चला खर्च टैक्स कलेक्ट करने में ही खर्च लगा दिए बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं होना है। कैनन ऑफ इक्विटी होना चाहिए, कैनन ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, कैनन ऑफ ये कन्वीनियंस होना चाहिए। मान लीजिए किसान से आप ले रहे हैं, किसान से आप ले रहे हैं पैसा, टैक्स ले रहे हैं, तो आप जिस समय बुआई कर रहा है उस समय आप टैक्स ले लेंगे, तो आपको क्या वो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिशियल होगा क्या? आप कटाई के समय, हार्वेस्टिंग सीजन के समय लें। कन्वीनियंस में ये भी कर सकते हैं, किसान के पास मनी कम होता है, कैश, आप काइंड ले लें,
थिंग ले लें, जो उसके पास सामान होता है उसका प्रोडक्शन जो है वो ले लें आप, फिर आप बेचें। तो इस तरह से आप टैक्स को इफिशियंट बना सकते हैं, उसके कैनन ऑफ टैक्सेशन को आप आसान बना सकते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी बोलते हैं एडम स्मिथ कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी होगा, मतलब टैक्स एकदम लगेगा ही लगेगा, लगना ही लगना है, सर्टेन है। दो ही चीज तो सर्टेन है, तीन चीज, एक यहाँ आना, जन्म, मृत्यु, और उस दौरान टैक्सेशन को पे करना। कोई ऐसा है कि टैक्स पे नहीं करता, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स है तो इनकम टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट है तो हम लोग जो खाते पीते हैं सब पे टैक्स इंक्लूड होता है। आप टैक्स से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या बोलते हैं वो, इन द वर्ल्ड, वो बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे जो है वो बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वेजेंट जो खर्च था इसके कारण से। फिर वो बोलते हैं कि ड्रेन जो है, ड्रेन जो है वो क्या करता है, बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में, बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में जो ड्रेन था वो इंक्रीज्ड हो गया, इंक्रीज्ड हो गया, इंक्रीज्ड फ्रॉम कहाँ से, तो इतना से, इतना मिलियन पाउंड से क्या हो गया, 30, इसको क्लियर लिखते हैं, 30 मिलियन पाउंड जो है क्या हो गया, ये हो गया एट द लास्ट ऑफ, एट द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी। समझ रहे हैं उस समय के लिए कितना बड़ा रकम होगा ये। ड्रेन, ड्रेन किस रूप में होगा ये भी बताएंगे, हाउ इट अकर्ड, कैसे ड्रेन हुआ। हाउ ड्रेन अकर्ड, कैसे अकर्ड हुआ ड्रेन, इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी होगा। चलिए देखते हैं, ड्रेन का मतलब उनके अनुसार से क्या होता है। लार्ज रिमिटेंसेस वेर मेड बाय यूरोपियन ऑफिशियल्स ऑफ देयर सेविंग इन इंडिया। पहला तरीका, लार्ज रिमिटेंसेस, रिमिटेंसेस वेर, ठीक है, मेड बाय, मेड बाय यूरोपियन, यूरोपियन ऑफिशियल, ऑफिशियल ऑफ देयर सेविंग, ऑफ देयर सेविंग इन इंडिया। मतलब भारत में जो बचत किए थे वो कहाँ भेज दिए, यूरोप में। हमारा भी तो लोग करते हैं, 68 मिलियन डॉलर जो है कहाँ आता है, इंडिया में आता है, रिमिटेंस है हमारा। ठीक है, जो हमारे लोग बाहर में काम करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ क्या, सबसे बड़ा रिमिटेंस आता है भारत में, चाइना से भी ज़्यादा। जो बाहर में कमाते हैं, जो सेव करते हैं, वो कहाँ भेजेंगे, अपने मम्मी पापा सबको भेजेंगे, उनका फैमिली सब, तो वो भेजते हैं। तो उसी तरह से वो लोग भी जो सेव करते थे, जो ह्यूज सेविंग होता था, इंडिया में रहते थे, खाते थे, पीते थे, और सेविंग कहाँ जाता था, यूरोप में। ये भी एक तरह का ड्रेन है। हमारे इंडिया में भी अभी भी ड्रेन हो रहा है, लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है, ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है। हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं, जो मैग्नेटिक माइंड हमारा है, हमारा जो डाइवर्सिफाइड इंजीनियर है, क्वालिटी इंजीनियर है, क्वालिटी एजुकेटर है, कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, डेवलप्ड नेशन चला जाता है, जहाँ उसको इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर उसको जहाँ ज़्यादा मिलते हैं, वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है कि वैसे लोग अगर भारत में होते, भाई सवाल उठता है क्यों होते, क्यों होते, अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए। ऐसे ही थोड़े आप बढ़िया से पढ़ जाएंगे, ठीक है,
तो आपको अवसर मिलेगा तब तो आप यहाँ रहेंगे। आप रोबोटिक इंजीनियर हो गए, भारत में आपको अवसर नहीं है, तो आप कहाँ बाहर जाएंगे जहाँ पे आपको अवसर मिलेगा। यहाँ यूपीएससी लोग करते हैं, अवसर उनको मिलता है तो क्या जाते हैं यहाँ से? क्या नहीं जाते हैं। दरोगा का एग्जाम निकालते हैं, क्या बाहर जाना चाहते हैं? नहीं जाते। नो वन वांट टू लिव देयर नेशन। अपना राष्ट्र को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी अब उनका डिसिप्लिन जो है अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ से वो प्रोसीड कर जाएंगे। लेकिन वहां जा करके भी भारतीय के छवि को धूमिल नहीं करते हैं, उस छवि को बरकरार रखते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, क्या भारतीय कभी भी अदर कंट्री जो है बम फोड़ता है या कुछ वैसा कृत्य करता है क्या? नहीं। जहां भी भारतीय जाते हैं वो पूजनीय होते हैं, वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो सब जगह लाइकेबल होते हैं, लवलेबल होते हैं। जहां भी जाते हैं उनको वहां पे रेस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि रिमिटेंसेस जो है वो उस समय ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, अभी ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जिसे मेक इन इंडिया है, तो उसी तरह से क्या हो, इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे बैटरी बैटरी कर रहे हैं, तो बैटरी में इन्वेस्टमेंट सरकार क्या सब्सिडीज वगैरह दे रही है, नई नई कंपनियां आने। इंडियन कंपनी, इंडियन जो एंजल इन्वेस्टर, छोटी छोटी कंपनी जो है उसको बड़ा जो कंपनी है उसको क्या करे, मदद करे। कुछ मैग्नेटिक माइंड है, वो भी क्या हो, उस तरह का आना चाहिए। हमको पता चला है एक हम लोग के ही सर्किल में सुमित नाम का लड़का है, तो वो क्या है कि वो रिसर्च वगैरह में थोड़ा सा इधर उधर आगे था। ठीक है, तो पद्म भूषण या पद्म विभूषण शायद दोनों में से उसके लिए नॉमिनेट हुआ है, इसे चमकता हुआ राइजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के कारण से। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, तो गवर्नमेंट को इसी तरह से अप्रेज करना चाहिए। ठीक है, ताकि मैग्नेटिक माइंड जो है वो बाहर नहीं जाए। सब एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। ठीक है, चाहे जो भी हो, कितना कष्ट करके भारत को मजबूत कर दिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्या वो भी चले जाते तो हो पाता क्या यहाँ पे? अग्नि 5 इस तरह का मिसाइल, पिनाका, चाहे जो भी हो, नहीं होता ना। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, उनके लैब होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। तो फिर क्या और कैसे हो सकता है? दूसरा कैसे होता है? दूसरा होता है लार्ज remittance were made in the form of salaries and pension. Large remittance were made in the form of salaries and pension. भैया पहला बात, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनका सैलरी तो हाई था, कंपेरेटिव टू क्या है, इंडियन। सेम ही पोस्ट पे अगर इंडियन काम कर रहा है तो उसको कम मिलता था, 5 पेंशन। लेकिन आजीवन उनको पेंशन भी मिलता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ कि नहीं? आप नहीं भी काम कर रहे, इंडिया में कुछ दिन भी काम कर लिए और इंडिया से बाहर गए, तो आपको पूरा लाइफ जो है पेंशन मिल रहा है। तो ये भी क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ठीक है, तीसरा क्या था? तीसरा, आप लोग में से कोई भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहेंगे ग्रेजुएशन तक, ठीक है, तो मैं रेडी हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, हमको अच्छा लगता है पढ़ाने में, जो भी कुछ होगा हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम भी उसी पे रहते हैं, हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं और उसी पे रहते हैं। हमको अच्छा लगता है, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो सोचते हैं कि क्यों ना हम रिवाइज कर लें। और ये जितना भी पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई का हिस्सा है। ठीक है, पीजी सेमेस्टर 1 में ये है, बिहार की जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में यही चलता है। ये CC4 का है, हिस्सा है, क्रेडिट कोर्स 4 जो है उसमें ये इकोनॉमिक हिस्ट्री वाला जो है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो भी कहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका
इंडिया ऑफन हैड टू पे फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंग्लैंड एंड क्या है इंडिया टू। इंडिया को पे करना था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे करता था इंडियन लोगों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और वहाँ के गवर्नमेंट के लिए भी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिया पेड, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर फॉर क्या है बोथ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, दोनों का खर्चा पे करता था। क्यों भाई, दोहरी नीति क्यों, क्यों इंडिया पे करेगा, अपना बाउंड्री होना चाहिए। ब्रिटिश लोग जो है ब्रिटिश का पे करेगा, इंडियन जो है इंडिया जो है इंडिया इंडिया से जो रिवेन्यू आता है उसका पे करेगा। लेकिन कॉलोनियल कॉलोनियल शासन यही तो होता है, औपनिवेशिक शासन, ठीक है। किसी भी छोटे राष्ट्र पे सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, या बड़ा राष्ट्र भी हो, एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र जो है जब शासन करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशिकवाद। आईएसएम जब लगता है उसका मतलब क्या होता है, विचारधारा, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। आईएसएम राष्ट्र के प्रति जो विचारधारा है उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो क्या कह रहा है कि इंडिया को पे करना पड़ता था। नॉन ऑफिशियल यूरोपियंस जो है मेड रिमिटांसेस फ्रॉम देयर बिजनेस प्रॉफिट इन इंडिया। तो बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाते थे, बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस से जो कमाते थे, ठीक। भाई बिजनेस आसान नहीं था, हमारी कंपनी के लिए एक्साइज लगती थी, उसके लिए एक्साइज नहीं लगता था, तो हमारी कंपनी तो compete ही नहीं कर पाएगी। जब भारत, जब सब जगह यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप वाज ऑन द एक्सपेंस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ वो किसके कॉस्ट पे हुआ, किसके खर्च पे हुआ, उसका सहन कौन किया, इंडिया। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण नहीं हुआ भारत में। भारत मार्केट बनता चल गया, जो कि ये क्या था, औद्योगिक राष्ट्र था, ठीक है। सब भुगतना पड़ा इंडिया को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। अभी भी वसुधैव कुटुम्बकम हम बोलते हैं, हम वही रहेंगे, हमारी विचारधारा वही रहेगी अभी भी, वसुधैव कुटुम्बकम। कुछ प्रिंसिपल है इंडियन का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब लोग स्वस्थ रहे। पूरी वसुधा जो है हमारी क्या है, ये है आपका कुटुंब है, रिलेटिव्स है, हम अभी भी मानते हैं वही प्रिंसिपल। हाँ, इसमें कमियां आई है, गांवों में देखने को मिलेगा, शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक। शहरों में अतिथि तुम कब जाओगे ठीक है, तो ये आपका होगा, गांव में अतिथि तुम कब आओगे, अभी भी मेहमान नवाजी गांव में ज्यादा होता है। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, ये देखे तो क्या पाया गया, तो हो गया दस ड्रेन हैज बिकम कंटिन्यूअस एंड हैज इफेक्टेड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ वो क्या हो गया, affected affected the capital formation in India। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ उसके कारण से भारत में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, या हुआ भी तो प्रभावित हुआ उसके कारण से, ठीक है। कहते हैं कि 1835 से लेकर के 1872 तक, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट जो था, ट्रेड डिफिसिट कितना था, 500
मिलियन पाउंड का। ट्रेड डिफिसिट क्या होगा? एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक। एक्सेस इंपोर्ट, एक्सेस इंपोर्ट, यही तो था। रॉ मटेरियल हमसे ले गया और फिनिश्ड गुड जो यहां लाया। 500 मिलियन था बॉस ट्रेड डिफिसिट 35 से 72 के बीच में। आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो दादा भाई नौरोजी इसीलिए फर्स्ट, ठीक है। ही सेड, वो बोलते हैं उनके भाषा में द फॉर्मर रूलर, वो कहते हैं फॉर्मर रूलर माने भारत में जो भी शासक आए पहले, इससे पहले, ठीक है, वो क्या हो गए? वेयर लाइक, बूचर बोलते हैं ना, बूचर, हैकिंग हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। वो बूचर था, इधर से उधर आता था, अपना लूट लाट के चला जाता था। बट इंग्लिश जो था वो ज्यादा होशियार था। इंग्लिश विथ देयर साइंटिफिक स्क्लैपल, ठीक है, कट टू द वेरी हार्ट, पूरा हार्ट को ही वो कट कर दिया। देर इज नो वुंड, देर इज नो, घाव भी नहीं दिखता था, ठीक है। टू बी सीन एंड soon the plaster of high culture, high talk of civilization process and what not cover up the, मतलब तुरंत उसके घाव को भर नहीं सकता था, ठीक। इसका हम हिंदी लाते हैं। देखिए इसका हिंदी, द फॉर्मर रूलर, यही चीज वहां पे लिखे, द फॉर्मर रूलर वेयर लाइक बूचर्स हैकिंग हेयर एंड देयर, बट द इंग्लिश विद देयर साइंटिफिक स्क्लेपल कट द वेरी हर्ट, देयर इज नो वुंड टू बी सीन, घाव वहां पे नहीं दिखता था। एंड सून द प्लास्टर ऑफ हाई टॉक ऑफ सिविलाइजेशन प्रोसेस व्हाट नॉट कवर्ड अप द वुंड, बोल देते थे हम लोग को कि असभ्य हम लोग हैं, बर्बर हैं, और वो आए हम लोग को सभ्य बनाने के लिए, अंग्रेज बोलते थे, ठीक है। तो पूर्व शासक जहां कसाई की तरह इधर उधर हैकिंग करते थे, आते जाते थे लूट लाट करके, लेकिन अंग्रेजों ने अपने वैज्ञानिक स्क्लेपल के साथ बहुत ही दिल को काट दिया। वहां कोई घाव देखा नहीं जा सकता है, और जल्द ही सभ्यता प्रक्रिया और घाव को कवर नहीं करने की उच्च बातों का प्लास्टर किया जा सकता है, ठीक। दादा भाई नौरोजी कितना सेंसिटिव वो थे, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ग्रांड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड ग्रांड मैन ऑफ इंडिया। तो क्या देखे दादा भाई नौरोजी? सेंसिटिव मैन, ठीक। इसीलिए ना हर चीज में वो फर्स्ट फर्स्ट कहला रहे थे। क्या रीजन था? यही रीजन था।
ठीक है, ये हमारे दादा भाई नौरोजी हैं। सजेशंस कुछ देंगे, क्या सजेशंस देंगे वो? सजेशंस, क्या सजेशंस? सजेशंस यही है, पेन चेंज। सजेशन जब चेंज हो रहा है तो पेन चेंज। बोलते हैं इंडिया एंड इंग्लैंड शुड पे ऑल द सैलरीज ऑफ देयर पीपल विद इन द बाउंड्रीज। पहला सजेशन, इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया एंड इंग्लैंड शुड पे all the salaries, all the salaries to their people, to their people within the boundary, within the boundary। भाई अब पेंशन क्यों दे रहे हो हमारे पैसा से? वहां चला गया, वहां के पैसा से दो, ठीक है। तो और भारत में जो काम कर रहे हैं वो भारत के रेवेन्यू से उनको मिलेगा, तो ये होना चाहिए। सेकेंड बोले थे एज द इंग्लिश मैन वेयर पेड रिजनेबल सैलरी। पहले ही बात की है कि इंग्लिश मैन को रिजनेबल सैलरी मिल रहा है। व्हाई पेंशन? सो पेंशन नहीं मिलना चाहिए उनको। भारतीय लोग को ना नहीं मिल रहा था, कम मिल रहा था, तो नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद क्या था, एज देयर वाज नो डेंजर ऑफ इन्वेशन, ठीक है। मतलब इंडियन नेवी पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था, ठीक है। द मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी क्या है, शुड शुड नॉट बी डन ऑन द इंडियन रेवेन्यू, रेवेन्यू। क्यों? इंडिया को खतरा नहीं था सी रूट से, एज इंडिया हैज नो थ्रेट फ्रॉम सी रूट। तो क्यों भाई, क्यों यहाँ के पैसा से जो है खर्च यहाँ पे होगा इंडियन नेवी पे? तो ये नहीं हो रहा। अपने उल्लू लड़ रहे थे, फ्रांस का मसला था उनका, जर्मनी से था, सब अपने अपने होशियार ज़्यादा थे, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का कहना था। थैंक यू दोस्तों, ठीक है, चलिए।